वो कहते हैं ना कि जब मसले बड़े होते हैं तो बड़े बड़े खिलाड़ी खड़े होते हैं। कुछ उसी तरह से नेपाल के लिए ऑलमोस्ट हर मैच में बड़े बड़े खिलाड़ी खड़े हैं। आज इस वीडियो में दो हीरोज के बारे में बात करूंगा जो नेपाल को हारते हुए सिचुएशन से निकाल कर लाकर रख दे रहे हैं और ऑलमोस्ट हर मैच में एक खिलाड़ी जो है वो परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आप वैसे नाम समझ गए होंगे, बट मैं आपको बता दूं कि पहले मैं संदीप के बारे में बात करने वाला हूं और ये बात करने वाला हूं कि जो संदीप की कल परफॉर्मेंस आई वो क्यों जरूरी थी, वो क्यों बड़ी थी। आई नो कि आप सोचो कि यार जरूरी इसलिए थी क्योंकि टीम को जीतना था, लेकिन उसके साथ एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सजेशन जो आपको देना चाहूंगा। देखो, अभी जो नेपाल का डिसाइडर मैच होगा जिसमें आपको यह पता चल जाएगा कि नेपाल टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर नेपाल टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया में जाकर खेल रहा है। उस मैच वाले दिन अपने आसपास में जो हॉस्पिटल्स होंगे वहां के एक एक बेड बुक कर लेना, बिकॉज भाई उस दिन कुछ कांड हो गया, बिकॉज वो मैच काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल वाला होगा। उस दिन ब्लड प्रेशर की दवा अपनी पास रखना, वहां कोई रिस्क नहीं ले सकते, वहां मामला जो है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है। जैसे लास्ट मोमेंट पर आखिरी ओवर्स में आकर के जो दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो रही होती है। जो हार्ट पेशेंट हैं प्लीज मैच पूछ लेना किसी से, देखना मत, बिकॉज सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ी भी हो सकती है और वो किस मोमेंट पर आकर बिगड़ेगी हमें भी नहीं पता। खैर, ये बस एक सजेशन था आप सभी के लिए, बिकॉज मैंने वो एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। और एक और चीज याद आई, अक्सर लोग मुझसे पूछा करते थे आप नेपाल क्रिकेट क्यों कवर करते हो, आप नेपाल क्रिकेट क्यों कवर करते हो इस दिन के लिए, ऐसे मैचेस के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए जहां पर लोग अगर कहे मुझसे कि यार सुना नेपाल ने हरा दिया, तो मैं बोलूं हाँ पता है मुझे, देखा मैंने, बात की मैंने उस बारे में, और अभी नहीं है, पिछले डेढ़ साल से देख रहा हूं, एक डेढ़ साल। सो दैट इज द रीजन कि मैंने बहुत पहले, एक डेढ़ साल पहले मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि भाई इसको अगर सपोर्ट करेंगे, इस टीम के बारे में अगर बात करने बैठूंगा तो आई एम टेलिंग यू कि एक डेढ़ साल में ये टीम बहुत ऊपर जाएगी। और मैंने काफी बार आप लोगों से कहा और मैंने ये भी कहा, एनपीएल 5 सीजन हो जाने दो एनपीएल का, हर बार मैं इस बात को कहता हूं और फिर आप देखना आपके ये जो सवाल हैं आपके सामने कैसे बड़े बड़े जवाब लेकर आएंगे। खैर, वो तो हम फ्यूचर में देखते रहेंगे, लेकिन और हर बार मैं इस सवाल का जवाब कुछ ऐसी सिचुएशंस पर आकर देता भी रहूंगा। बट सबसे पहले संदीप लामिछाने की परफॉर्मेंस इसलिए नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी थी और खुद संदीप के लिए बहुत जरूरी थी क्योंकि अगर आप याद कीजिएगा हाल ही के कुछ दिनों में संदीप की परफॉर्मेंस उतनी अप टू द मार्क नहीं थी, और तो और वेस्ट इंडीज सीरीज में संदीप को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। संदीप ने पहले मैच के 45 मिनट्स पहले कह दिया था कि मैं नहीं खेल सकता हूं, लास्ट मोमेंट पर स्टेप बैक कर लिया और जिस वजह से कैन ने उनको अगले 2 मैच से सस्पेंड कर दिया। अब सब लोगों ने, मतलब जितने भी नेपाल फैंस थे, सब ने संदीप, मोस्टली तो कहूंगा कि मोस्टली ने क्रिटिसाइज करा, लेकिन सब ने यह कहा कि भाई अच्छा हुआ, आप टीम से बड़े नहीं हो, आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे नहीं हो। और मैं वहां पर संदीप को डिफेंड भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो संदीप का कॉल था, वो टीम का कॉल था, दोनों ने अपने अपने हिसाब से उसको सॉर्ट आउट कर लिया, फैसला हुआ, वो 2 मैच के लिए बाहर हो गए। फिर वो वापस आते हैं, जब वो वापस आते हैं वहां उनको था प्रूव करना, क्योंकि नेपाल ने बिना संदीप लामिछाने के टेस्ट नेशन को हरा दिया था। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन चला गया था कि हाँ संदीप इज अ गुड बॉलर, लेकिन बिना संदीप के भी टीम बहुत अच्छी है। तो कल को ये मत सोचना कि अगर संदीप नहीं है तो टीम जीत नहीं सकती। ये आइडिया सोशल मीडिया पर चलने शुरू हो गए थे और इसके लिए संदीप को, ये जो क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं संदीप के पास आ रहा था, इसके लिए संदीप को यह बताना जरूरी था कि उनका होना कितना जरूरी है। और ऑपोजिशन जो पहले संदीप से डरा करता था, वो डर गायब नहीं होना चाहिए। ये जो संदीप की फाइफर है, इस पर पारस खड़का ने भी ट्वीट करा। आप देखो पारस खड़का का ट्वीट क्यों बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले कुछ रूमर सुनी थी पारस दाई और संदीप को लेकर के, एंड आई एम नॉट सेइंग कि उसमें कुछ भी सच्चाई थी, लेकिन वो जो रूमर था कि भाई पारस और संदीप के बीच में नहीं बनती, और ऐसी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें जो सोशल मीडिया पर अक्सर चलती रहती हैं, उन बातों को इस तरह का ट्वीट जो है वो पूरी तरह से गलत प्रूफ कर देता है और ये बता देता है कि पारस दाई जिस तरह से लेजेंड हैं, जिस तरह से वो नेपाल क्रिकेट के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेहनत करते आए हैं, संदीप की परफॉर्मेंस उनको उतना ही ज्यादा खुश करती है जितना ज्यादा नेपाल टीम का जीतना उनको खुश करता है। तो उन्होंने लिखा साफ साफ, और उन्होंने ये नहीं लिखा कि संदीप की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी या वेल डन संदीप, जैसे आप यूजुअली अप्रिशिएट कैसे करते हो कि इट वाज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, फैबुलस फाइफर, और इस तरह से आप लिख करके। पारस दाई ने लिखा रिमेंबर द नेम। पारस दाई ने साफ साफ कहा कि नाम याद रखना, संदीप लामिछाने नाम है इसका। तो जब आप किसी को इस तरह से अप्रिशिएट कर रहे होते हो ना, बताता है कि उनकी परफॉर्मेंस से आपको कितनी खुशी मिली है। और ये चीज कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि संदीप का टीम में, भले संदीप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, लेकिन, और पारस जी ने कहा भी था, कॉन्ट्रैक्ट हो ना हो, संदीप उतना ही इंटीग्रल पार्ट है। और ये ट्वीट बताता है कि संदीप की परफॉर्मेंस से पारस दाई कितना खुश थे।
तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर जहां जहां जैसे हो सके खूब सपोर्ट भी करते हैं। और पारस ने उसके आगे लिखा भी कि नीड अ कार्डियोलॉजिस्ट। भाई एक दिल के डॉक्टर की जरूरत है। हर दिन ऐसा नहीं हो सकता, हर दिन आकर के आप इस तरह से कार्डियक अरेस्ट नहीं दे सकते। बट यस, दिस इज ट्रू कि भाई वन ड्रीम वन गोल, उन्होंने उसके आगे लिखा कि वन ड्रीम वन गोल। पूरे प्लेयर्स का, पूरे कैन का एक ही ड्रीम है, एक ही गोल है, एंड दैट इज प्रीटी ऑब्वियस कि वो T20 वर्ल्ड कप। कल अगर आप संदीप की परफॉर्मेंस की तरफ एक बार नजर डालोगे तो वो इतने अच्छी तरह से, मतलब कहते हैं ना यार, ऊपर वाला जब आपको कुछ देता है ना तो बड़ा अच्छे से, बड़ा डिजाइन करके देता है। आप देखो कल नेपाल गेंदबाजी में बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा था। हर दिन नेपाल अपनी बॉलिंग की वजह से जीत रहा था। हम इस बारे में लगातार बात कर रहे थे कि यार अगर किसी दिन बॉलिंग फ्लॉप हो गई तो आप क्या करोगे। कल वही हुआ, कल बॉलिंग फ्लॉप हो गई। कल 79 तक एक भी विकेट नहीं मिली, किसी को विकेट नहीं मिली। हर कोई आ रहा है, गेंदबाजी कर रहा है, विकेट नहीं निकल कर आ रही है। वो जो जीरो का कॉलम है, वो जीरो विकेट का कॉलम है, वो उसमें जीरो लिखा हुआ है, वन भी नहीं हो रहा था। संदीप आते हैं, पहले विकेट लेकर जाते हैं। संदीप आपको ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। फिर उसके बाद संदीप ही आते हैं, एक और विकेट 79 पर पहली गिरती है, 97 पर दूसरी गिरती है, दो की दो विकेट संदीप लेकर जाते हैं। फिर उसके बाद अगर तीसरी विकेट कोई गेंदबाज लेता है तो वो फिर संदीप ही लेते हैं। यस, उसके बीच में 2 रनआउट जरूर आता है, लेकिन वो 2 रनआउट जो था वो काफी एक्सेप्शनल था। उसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। जो दीपेंद्र सिंह आयरी और आदिल अंसारी का वो डायरेक्ट हिट था, बैक टू बैक रनआउट्स थे, उसके बारे में बात जरूर करूंगा। लेकिन 2 विकेट संदीप ने ली, उसके बाद रनआउट्स आते हैं और फिर उसके बाद जो विकेट आती है वो भी संदीप ही लेते हैं। तो संदीप ने हर तरह से, मतलब संदीप वाज ऑल ओवर द ऑपोजिशन, हर तरह से आकर के वो उनको टिकने नहीं दे रहे थे। और वहां पर, और उसके बाद लास्ट 2 विकेट भी संदीप ने ली। तो पूरा जो स्ट्रक्चर था ना कि भाई शुरू की विकेट्स भी ली और लास्ट में उन्होंने खत्म भी करा, जहां पर आखिरी में 10 रन चाहिए था, लगा कि यार हो सकता है क्या एक 6 पड़ गया। जैसे हमने वो देखा, दीपेंद्र सिंह आयरी वाला ओवर देखा था कि भाई एक 6 पड़ गया, तो उसके बाद लगा कि यार अब तो हो सकता है 3 बॉल में 3 रन, बट वहां पर भी 3 बॉल में 3 विकेट आ गई थी। आज जब कल जब संदीप के हाथ में गेंद थी, वहां पर भी 10 रन चाहिए थे, वहां पर भी, लेकिन वहां पर संदीप ने लगने ही नहीं दिया, उन्होंने विकेट ले ली, फिर उसका डॉट वॉट खिला दिया उन्होंने। फिर वहां पर लगा कि यार अब तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। लास्ट बॉल, यस लास्ट बॉल जो थी वो थोड़ा, उसमें आसिफ को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज संदीप ने काफी बाहर बॉल डाली थी। हालांकि ऑब्वियसली वो डिस्कशन हो जाता है बॉलर्स और कीपर के बीच में, बट स्टिल काफी ज्यादा बाहर बाहर बॉल डाली थी। और अगर वो बॉल गलत, क्योंकि वो पूरा लेग से बाहर की तरफ थी, अगर वहां पर आसिफ के हाथ में नहीं आती, अगर वहां पर आसिफ की विकेट कीपिंग की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। उस पर्टिकुलर मोमेंट में अगर वो स्किल आसिफ की उस टाइम पर राइट प्लेस पर नहीं आती, तो हो सकता है वो 5 बाइज चला जाता, वाइड चला जाता, और वाइड में जाता पीछे चौका, और 1 रन और आपको 5 रन ऑपोजिशन को मिल जाता और ऑपोजिशन वो मैच निकाल लेती। तो अब यहां पर मामला यह है कि उस पर्टिकुलर बॉल पर जो वो वाइड आई, और उस वाइड पर जो रिफ्लेक्स आसिफ ने दिखाया, उसके लिए हैट्स ऑफ। और लास्ट में फिर इवेंचुअली स्टंप करके उस मैच को वहीं पर खत्म कर दिया। एंड ऑब्वियसली संदीप लामिछाने डिजर्विंग थे हर तरह से, बिकॉज ये जो ब्रिलियंस है संदीप की बहुत दिन से मिसिंग थी। 5 विकेट 3.5 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 18 रन देकर के, बिकॉज हर मैच में क्या हो रहा था, शुरू में आकर के वो 2 ओवर बहुत रन पिटा दे रहे थे, वो 2 ओवर में 10 रन 20 रन ऐसे देकर चले जा रहे थे। और फिर वहां पर लग रहा था यार क्या यार संदीप, आप 2 ओवर में इतने रन दे देते हो। फिर उसके बाद आकर कमबैक कर रहे थे, ठीक है कमबैक वाज फाइन, बट वो रन संदीप को डिफाइन नहीं करता है। इस वाले मैच में वो टिपिकल संदीप दिखा, जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस देता है, जो सिर्फ 1-2 विकेट लेकर नहीं निकल रहा था, जो आपको शुरू से लेकर आखिर तक पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे, तो स्टार्टिंग के विकेट्स भी संदीप, लास्ट के विकेट्स भी संदीप, और बीच में आकर भी विकेट संदीप ने ही ली। तो 5 विकेट जो थी, 2 शुरू में, 2 लास्ट में और 1 बीच में। तो ये होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर, जब आप टीम को एकदम अपनी परफॉर्मेंस से पूरी तरह से ओवरवेल्म कर देते हो। सो यस इंडीड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ संदीप। तो पहला हीरो तो भाई जाहिर सी बात है संदीप लामिछाने थे। दूसरा हीरो जो है वो है दीपेंद्र सिंह आयरी। भाई जैसे मैंने कहा कि मैं इनके बारे में अलग से बात करूंगा। देखो दीपेंद्र सिंह आयरी का कल जो वो रनआउट था, उसके बाद जो आपको आदिल का रनआउट था, इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि जब आपकी टीम में एक प्लेयर होता है ना जो एकदम दिलेर होता है, जो एकदम चीते की तरह भागता है और एकदम दिलेर होता है कि भाई बॉल उठाया, कुछ टेंशन नहीं, सामने स्टंप, चाहे सिंगल स्टंप दिख रही हो चाहे 3 स्टंप दिख रही हो, उसको अपने अंदर कन्विक्शन है कि मार दूंगा मैं, और वो वहीं से थ्रो लगाता है और एकदम जाकर के बॉल स्टंप्स पर लगती है। फिर उसके बाद आदिल के हाथ में बॉल आती है, वो भी फटाक से बिना कुछ सोचे समझे मारते हैं फट से, और वो भी आउट हो जाते हैं। तो ये जो बैक टू बैक आई, और उसके बाद एक और चीज है कि 4 मैच में हर बार आकर के आप बैट से नहीं, आप बॉल से नहीं, बट मतलब होता ना यूजुअली प्लेयर्स जो होते हैं वो अपनी बैटिंग से, कहते हैं इनफॉर्म बैटर है भाई, अच्छा फॉर्म चल रहा है, अभी इसको जाने दो, अभी इसको खेलने, उसकी फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है। या कोई गेंदबाज होता है भाई इनफॉर्म बॉलर है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, विकेट्स मिल रही हैं, सही जगह बॉल गिर रही है, ये इनफॉर्म फील्डर है,
इसकी फॉर्म फील्डिंग में बहुत अच्छी चल रही है कि भाई इनकी तरफ नहीं मारना, इनकी तरफ मारोगे ये बॉल उठा करके ऐसा थ्रो मारेगा कि कहीं से तुम रहो बॉल आकर के स्टंप पर लगेगी, और किस मोमेंट पर कहां से टीम को पूरी तरह से बदल देगा, पूरी तरह से रिजल्ट को चेंज कर देगा, यू जस्ट डोंट नो। और जिस तरह से ये धीरे धीरे टीम आगे बढ़ रही है, जिस तरह से अपने अपने डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, वो दिन बहुत दूर नहीं जब हम इस टीम को एक बार फिर से बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए देखेंगे। सो लेट्स जस्ट होप कि जिस तरह से आयरी ने ये जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड बढ़ाया है, ये स्टैंडर्ड जाकर T20 वर्ल्ड कप में दिखे, चमके और रील्स पर वायरल हो। बिकॉज जब आप वर्ल्ड कप में कुछ करते हो तो भाई वो जबरदस्त होता है। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी वायरल हो रहा है, लोग बात कर रहे हैं, यान बिशप बात कर रहे हैं, दुनिया के और बड़े बड़े प्लेयर्स बात कर रहे हैं। लेकिन जब ये T20 वर्ल्ड कप में होगा, क्वालिफायर नहीं वर्ल्ड कप में होगा, तो आप सोचो कि किस तरह से धूम मचेगी। सो आयरी ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उस पर पूरे नेपाल प्लेयर्स जो हैं वो अप टू द मार्क आ रहे हैं। बिकॉज आप चाहे कुशल बुटेल की बात करो, चाहे रोहित की बात करो, चाहे और प्लेयर्स की बात करो, काफी अच्छे प्लेयर्स हैं। एक दो प्लेयर को अगर छोड़ दो, जैसे ललित हो गए, एक दो प्लेयर्स हो गए, उनको अगर आप छोड़ दो वो भी धीरे धीरे कैचअप कर लेंगे, बट अगर आप उनको छोड़ दो तो एंटायर टीम जो है वो काफी अच्छी परफॉर्मर है। और अगर आप एकदम टॉप नॉच इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस की बात करो तो उसमें आपको आयरी दिख जाएंगे, उसमें आपको रोहित दिख जाएंगे, उसमें आपको कुशल बुटेल दिख जाएंगे, और भी कुछ प्लेयर्स हैं जो आपको काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए दिख जाएंगे। और फील्डिंग से मैचेस जो है पूरी तरह से बदल जाते हैं। सो इस टाइम पर टीम जो है वो, अगर आप पॉइंट्स टेबल की तरफ नजर डालते हो तो अभी 2 मैचेस और खेलने हैं नेपाल को, और नेपाल जो है फिलहाल टॉप ऑफ द टेबल है। टॉप से मतलब सेकंड पर है, क्योंकि नेपाल के साथ साथ ओमान ने भी 3 मैच खेले, 3 वो जीता है। बट ओमान का जो नेट रन रेट है वो 1.2 है, और नेपाल का जो नेट रन रेट है वो 0.3 है। सो नेपाल ने भी 3 खेला है, 3 जीता है, बट नेपाल लास्ट बॉल पर आकर जीत रहा है, इस वजह से उसका नेट रन रेट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा है। सो ये दोनों तो ऊपर है। सबसे नीचे जो है ओमान, उसने भी 3 मैच, सॉरी कतर, उसने भी 3 मैच खेल लिया है, लेकिन कतर 3 के तीनों हार चुका है। सो इस वजह से वो सबसे नीचे। यूएई जो है वो थर्ड पर फिलहाल है, यूएई ने 3 में से 2 मैच वो हार चुका है। फिर उसके बाद जापान है, समोआ है। सो अब कहानी कुल मिलाकर ये है कि ऊपर के जो 3 टीम्स हैं वो क्वालिफाई करेंगी, और अब 2 मैचेस और बच रहे हैं। आपको उन 2 मैचेस में चीजें और क्लियर हो जाएंगी, और कल जो है वो नेपाल अपना अगला मैच खेलने उतरेगा ओमान से। अब देखना यह है कि ओमान जो है वो तीनों मैच जीत कर आ रही है, नेपाल भी तीनों मैच जीत कर आ रही है, तो किस तरह की परफॉर्मेंस कल आती है। कल क्या हमें एक कांटे की टक्कर देखने को मिलती है, या फिर वही कार्डियक किड, फिर वही ब्लड प्रेशर का बढ़ना, और फिर वही एक बार स्टुअर्ट लॉ का सोचना कि यार क्या करूं। मैं तो सोच रहा था कि इनको इजी विन दिलाएंगे, लेकिन ये तो अपने तरीके में ही उलझे हुए, तो चलो इसको ही फॉलो करना शुरू करते हैं। खैर मेरे लिए दीज 2 पीपल आर कैरिंग द एंटायर टीम ऑन देयर शोल्डर, और लेट्स होप के हमें बैटिंग से भी कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दिख जाए, सो दैट जब तक आप आगे पहुंचो, T20 वर्ल्ड कप तक पहुंचो, आपकी टीम जो है ना वो एकदम पक्की हो, एकदम तैयार हो, और वहां पर भी किसी टेस्ट नेशन को बीट करो और दबदबा अपना जो है वो कंटिन्यू रखो। खैर लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट दिस वाज ऑल फॉर मी। आप की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।